तो बाबू लोग अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब कितने टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के, है ना। ये हमारा टॉपिक होगा अभी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए बच्चों, ये दो बेस पे बांटा जाता है। कितने बेस पे? दो बेस पे। ठीक है, दो बेस पर, यानी पहला देखिए ये जो है ना, इसको लिख दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं उस आधार पे पॉलिनोमियल का डिवीजन, टाइप्स। ठीक है, एक वो टाइप, और दूसरा स्टूडेंट ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ गए? तो ये दो प्रकार से बांटा गया स्टूडेंट, एक जो है नंबर ऑफ टर्म्स पे और एक बांटा गया है डिग्री पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए बहुत स्पष्ट बात है, यहाँ से जो टर्म्स की बात करते हैं तो वो ऐसे बांटा गया है। एक जो होता है वो होता है मोनोमियल, है ना, और एक आपको मिलता है बाइनोमियल। आगे इसका एक थ्योरम पढ़ना होता है 11th क्लास में, बाइनोमियल, है ना, और एक होता है बच्चों ट्राइनोमियल। ठीक है, एक मोनोमियल, एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल। देखिए मोनो का मतलब आप समझते होंगे कि एक होता है। ठीक है, यानी इसमें समझिए हैविंग वन टर्म, है ना, बस इसका डेफिनेशन हो गया। कोई बड़ा अजीब है, ऐसा डेफिनेशन होता है? हाँ सर, ये डेफिनेशन क्या दिक्कत है? मतलब अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। खुद से क्रिएट करना सीखे, समझ गए? मेन यही चीज़ है, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो बाइनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अच्छा सर, तो जब हमें 10 गो होगा, 10 टर्म होगा तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? 10 टर्म होगा तो लिखेंगे अ पॉलिनोमियल, है ना, विच हैज 10 टर्म्स, बस काफ़ी है। उसका टाइप अब क्या, मतलब जितने लोग दुनिया में हैं सबके सब खास आदमी तो है नहीं, आम आदमी भी तो होते जैसे हम लोग आम आदमी हैं, तो वही बात है। 3 तक में स्पेशल नाम दिया जाता है और उसके बाद नो, कोई नाम नहीं दिया जाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं 5 टर्म है, अ पॉलिनोमियल हैविंग 5 टर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे लिख लीजिएगा बाइनोमियल। बाई का मतलब 2, जिसके पास 2 टर्म्स हो। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में ये जैसे x हो गया केवल, या 3x हो गया, तो ये 3x होना एक टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल जैसे x + 3 है, तो एक टर्म ये और एक टर्म ये, यानी 2 जगह हुआ है स्टूडेंट, तो ये बाइनोमियल हुआ। और ये मान लीजिए 2x प्लस या 2x² + 3x + 2, तो एक टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। बात समझे? तो ये ट्राइनोमियल, समझ गए? तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स किस टाइप की, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये डिग्री बेस पर। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, होता है एक लीनियर, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा जो टाइप होता है स्टूडेंट वो होता है
क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड द फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक, है ना, बाई क्वाड्रेटिक या ओनली क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं इसे, है ना, या क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट्स टाइप। किस बेस पे? तो डिग्री बेस पे। देखिए लीनियर, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, जिसमें डिग्री क्या हो स्टूडेंट? 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। जरा हम लोग इसको अब डिटेल से देखते हैं इधर, ठीक है, जनरल फॉर्म के साथ साथ, क्योंकि मेन यही चीज़ है हमारा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक। ये तो मोनोमियल बाइनोमियल तो किसी में भी आ सकता है। जैसे क्वाड्रेटिक होता है तो वो ट्राइनोमियल हो गया, कभी बाइनोमियल भी हो सकता है, कभी कभी मोनोमियल भी हो गया। ठीक है, तो लीनियर, लीनियर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों डिग्री जिसका 1 होता है। ठीक है, जिसका डिग्री 1 होगा उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये लीनियर ये पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म जो होता है ना, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, और लीनियर जो होता है वो इस रूप में होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म है। जनरल का मतलब एक पहचान करने का तरीका, है ना, एक पहचान करने का तरीका स्टूडेंट। ठीक है, तो ये ax प्लस बी है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए ये a जो होता है ना, यहाँ पे ये कभी 0 नहीं हो सकता है। अच्छा सर, ये देखिए नहीं, बड़ी दिक्कत करता है ये जो है, ये बड़ा भयानक लगता है कभी कभी। नहीं, वो क्या है ना कि जिसे मैं पढ़ा रहा था कि स्टूडेंट को, तो बोला सर ये 0 नहीं दिया है, और ये कुछ अजीब सा लगता है। देखिए मैं अगर इसी बात को ऐसे लिखूंगा 3x + 5, तो अपने दिमाग में सोचिए इसका एक अलग इमेज बन गया और इसका एक अलग इमेज बनता है मन में। ये 3x + अच्छा ये 3 है, ये वही 3 है, आई 5 तो 5 है, लेकिन ये a b क्या है सर? ये बड़ा अजीब लगता है ना, a b c x y z, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ भयानक चीज़ नहीं है, आप इस बात को ऐसे समझिए। जनरल फॉर्म में आखिर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये क्यों 0 नहीं होता है, ये भी समझिए। देखिए मान लेते हैं कि मैं जो अभी ये लिख रहा था, तो ये लिख रहा था तो ये 3x + 5 लिख दिया। अगर आप जो देख रहे हैं, अगर आप लिखते हैं तो इस बात की गारंटी नहीं थी ना कि आप भी 3 और 5 ही लिखेंगे। हो सकता था आप 2x + 3 लिख दे, कोई हो सकता है 10x + 7 लिख दे। दुनिया जहान आप जितने लोगों से कहिए सभी के सभी अलग अलग लिखते जाएंगे। हो सकता है उनमें किसी किसी का सेम भी हो जाए, बट वो जस्ट अ कोइंसिडेंट होगा। तो मैं किसकी बात मानूं? आखिर दुनिया वाले किसको मानेंगे? तो दुनिया वालों ने कहा कि यहाँ पे रख दो a और यहाँ पे रख दो b। अब इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर वक्त a और b ही, किसी ने कभी कोई ऐसे भी कह सकता है, जरूरी नहीं कि a b, है ना, आप कुछ भी रख लीजिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों कि ये 0 नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि AB बिलोंग्स टू R होता है। यही 2 बात इसमें ध्यान देना है ना, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। अच्छा समझाते हैं कैसे नहीं हो सकता है। पहले समझ लिए बाबू लोग कि ये AB जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये कुछ अजीब सिंबल दिख रहा है, नहीं अब इसको याद कर लो आप कि ये इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। ऐसा जब भी आता है तो आप इसको बिलोंग्स टू पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे थे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, ठीक है। ax प्लस बी में a क्या है, तो ये भी रियल नंबर है और b भी रियल नंबर है, लेकिन a जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर अगर a जिस दिन जीरो हो गया ना, अगर a जिस दिन जीरो हो गया तो कयामत आ जाएगी। कहने का मतलब झूठा हो जाएगा सब चीज़। कैसे, ये लीनियर पॉलिनोमियल का है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, लेकिन आप यदि 0 इंटू एक्स कर दोगे, बी दुनिया जहान कुछ भी लो, 1 लाख भी क्यों ना लो, 1 लाख आप क्यों ना लो नंबर, लेकिन अब ये तो नहीं रहा ना, ये इस दुनिया से गायब हो गया, पॉलिनोमियल की दुनिया से, है ना। ये आपका सिर्फ ये बचा। तो सोचो कि जब x गायब हो गया तो अब उसका एक x का पावर 1 भी तो गायब ही हो जाएगा ना, तो वजूद तो रहा नहीं ना उसका। तो फिर वही सॉन्ग आएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल गाएगा सॉन्ग कि x के बिना क्या वजूद मेरा। आप गाना सुने ही होंगे, है ना, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल गाएगा x के लिए कि नहीं, आप a0 नहीं रखना, क्योंकि x के बिना क्या वजूद मेरा, ठीक है। x नहीं तो लीनियर नहीं, I mean x का पावर 1 नहीं तो लीनियर नहीं, और इसको गायब करने वाला, मारने वाला आ जाएगा 0। इसीलिए कहते हैं बच्चों कि a0 मत रखो, मत रखो अगर x को जिंदा रखना चाहते हो तो, क्योंकि 0 रख दोगे तो x जिंदा नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, समझ गए। और जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर लीनियर पॉलिनोमियल जिंदा कैसे रहेगा, वो उस पर डिपेंड था कि x का पावर 1 होना चाहिए। जब वो ही नहीं रहेगा तो ये रह के क्या करेगा, तो फिर लीनियर पॉलिनोमियल का भी कोई वजूद नहीं बचेगा। इसीलिए दुनिया वाले जब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, तो ये बात ज़रूर लिखते हैं। और मैं देखा हूँ मैंने कि ये बच्चे इस बात को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ है प्यारे बच्चों कि ये याद रखें, समझिए कि ये क्यों है। और रही बात कि ये ए बी बिलोंग्स टू आर, तो भैया देखिए बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये बिलोंग करना, उसका एक सदस्य है। जैसे मान लेते अगर आप आरा शहर के हैं तो यू बिलोंग्स टू आरा, हम लोग इंडिया के हैं, वी बिलोंग टू इंडिया, है ना। मतलब इंडिया एक देश है और उस देश में के कोई कुछ लोग में से हम लोग हैं। तो आर, जैसे इंडिया देश है तो आर रियल नंबर का एक दुनिया है, एक वर्ल्ड है, उसी में सारे के सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कोई भी ए और बी है। जैसे कोई 3 5 लिया, कोई 2 3 लिया, मैं लेना बहुआ रियल ही लेना, समझ गए। मुझे लगता है आप ज़्यादा कर देंगे तो PhD कर लीजिएगा इस पे, तो मुझे लगता है ये बात आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए। तो ये होता है स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। और ये एक एग्जाम्पल हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये क्या होता है और इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। चलिए फिर क्यूबिक और फिर बाई क्वाड्रेटिक की बात कर लेंगे, और उसके बाद हमारा शुरू होगा आगे का टॉपिक, जैसे रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। खाना छोड़ दोगे लेकिन मैथ बनाना नहीं छोड़ोगे, वादा है मेरा, अंत तक देखते रहो, ठीक है। तो बाबू लोग अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। हालांकि ये क्लास 10th में पढ़ना है, बट स्टिल इसका एक इंट्रो ले लेते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स, इसका जनरल फॉर्म जो होता है ना, वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका पावर 2 हो, मतलब जिसका डिग्री, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म है। और सेम टू सेम जैसे लीनियर में मैंने समझाया, इसमें भी बातें वही है स्टूडेंट, कि इसमें a0 नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप
एक्स स्क्वायर को जिंदा रखना चाहते हैं, जीते हुए देखना चाहते हैं, जिलाना चाहते हैं, तो आपको जीरो कभी नहीं रखना होगा, क्योंकि जिस दिन जीरो हो गया ना तो जीरो मार देगा इसको और ये ख़त्म हो जाएगा। और जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर ये क्वाड्रेटिक ना रह के अब ये लीनियर हो जाएगा। समझ गए? तो क्वाड्रेटिक बनाए रखने के लिए यहाँ पे कतई भी कभी भी ए जीरो रखोगे ही नहीं। समझ गए? सवाल उठता है एक कि तब बी को जीरो रखें, जीरो बेस रख दो, कोई हमको मतलब नहीं है उससे। क्यों? हमारा तो मतलब मैं जो कह रहा हूँ मतलब क्वाड्रेटिक कहता है। क्वाड्रेटिक क्या कह रहा है कि हमारा वजूद तो एक्स स्क्वायर से है, वो जिंदा रहना चाहिए, बाकी हट जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हट भी गया ना तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इवन कि ये दोनों हट गया ना, एक्स स्क्वायर भी ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स। समझ गए? तो ये बेसिकली आप यहाँ पे ये बात ध्यान देंगे कि b से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ b जीरो रह सकता है। और एक बात इसमें स्टूडेंट्स कि a b c बिलोंग्स टू r, ये बात मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, ये अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं डिस्कस करूँगा तो हमारा क्लास 10th का लेक्चर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, ऐसे ही समझ लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो क्यूबिक बहुत सिंपल है, सेम टू सेम एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं रखना है, जीरो, तो ए जीरो नहीं रखना है। और उसके बाद आपको पता है अब वही घिसा पीटा चीज़ कि ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब एक वह पीछा रहेगा भाई, है ना, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक यानी पावर 4 होगा, तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, है ना, प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाता है, बाई क्वाड्रेटिक। और इसमें वही बात है स्टूडेंट्स कि ए जीरो नहीं होगा, प्लस में ए बी सी डी ई, ये सभी के सभी जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। समझ गए? तो ये था टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात करेंगे आगे, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, वो क्या है ना, आइए उसको जरा पहले देखते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर, है ना, हम लोग बात करेंगे। मेरा एक सवाल है आप लोग से, है ना, जैसे कभी कभी आ जाता है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या 5 एक पॉलिनोमियल है, या 5 या कोई भी रियल नंबर। तो सर पॉलिनोमियल का शर्त क्या है? शर्त यही है कि जो भी वेरिएबल है ना उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 5 का 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी रख लो यार, x का पावर 0 रख दिया, और 0 जो है एक होल नंबर है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 5 इज अ पॉलिनोमियल। अगर आपने वेरिएबल x है तो कहोगे 5 इज अ पॉलिनोमियल इन x। अगर y रखना है तो y रख लो, y इज अ पॉलिनोमियल इन 5 इज अ पॉलिनोमियल इन y हो जाएगा। समझ गए? और वैसे जब ऐसा रहता है तो इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, और इसका नाम हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। समझ गया? चलिए, तो अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, कि अब आगे क्या है इसमें। तो आइए
दो तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिनमें एक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम और एक होता है स्टूडेंट्स फैक्टर थ्योरम, ठीक है। हालांकि दोनों थ्योरम ऑलमोस्टली सेम है। आइए उस चीज़ को जानने से पहले, है ना, आप कुछ आगे चीज़ सीखें। देखिए पॉलिनोमियल को हम लोग px, fx, hx, जैसे एक पॉलिनोमियल जो है ना px, ठीक है, जनरली ज़्यादातर px से डिनोट करते हैं, कभी कभी इसको fx, hx, qx कुछ भी, है ना, लिख के हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, अब थोड़ा डिफरेंट वे में आगे बढ़ते हैं कि इसका इस्तेमाल और ये चीज़ क्या होता है। देखिए मान लो अगर आपको कल को 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दे दिया गया, ठीक है, और आपसे पूछा गया P0, P1, P2, P4, है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पूछेंगी। यकीन मानिए इतने से आसान मैथ्स आपको तो मिलेगा ही नहीं। आप मैथ्स को बेवजह समझते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। अगर बिलीव नहीं होता ना तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, उसके बाद मैं आपको एक दिन यकीन दिला दूंगा कि मैथ्स सबसे ईजीएस्ट होता है, सबसे आसान होता है। अगर ज़रूरत पड़ता भी है कि आप पढ़ें भी उसके लिए। देखिए P0, P1, P2, P4 ये सभी का वैल्यू में निकालना है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है सर। देखिए यहाँ P के अंदर क्या था, x था, तो यहाँ P के अंदर क्या है, 0 है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में किसका रिश्ता है, बराबर का रिश्ता है, यानी x बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो जब हम P0 निकालने चल रहे हैं, है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 0, फिर यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये बन गया 0, ये भी बन गया 0 और ये 6। तो इसका मतलब है P0 बराबर 6 आ गया, P0 बराबर 6 आ गया। बात समझ में आई कि ना, है ना, आई थिंक आ गई होगी। P1 निकालना होगा, इससे आसान कुछ नहीं है, बहुत आसान है सर, क्या क्या आप भी पढ़ाते रहते हैं, इतना आसान आसान, है ना, ये सब तो बाएं हाथ का खेल हो गया है। P1 निकालना है तो निकालिए, ये 1 का स्क्वायर, ये 1, ये 6, तो ये बन गया स्टूडेंट्स, ये 3 + 5 8, 8 और 6 14, ठीक है। यानी आप P2 और P4 भी ऐसे ही निकाल सकते हो, समझ गए। तो सर क्या वजह था इसके पीछे, आप करा दिए और इसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, निकालना तो सीख गए। तो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक बात है, वो क्या है, राज की बात है, क्या, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को समझना है तो इसकी ज़रूरत पड़ती, ठीक है, और इसकी ज़रूरत पड़ती जब ये हो जाएगा तब समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम, और वो हो जाएगा तब फैक्टर थ्योरम, समझ गए। और उसके बाद आगे चल के देखा जाएगा, फैक्टराइजेशन, डिवीजन सब जो होता है वो पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि डिवीजन ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए क्या होता है ये, है ना, मान लो बाबू लोग कि ये px है, ये हो गया x - 5। जीरो पॉलिनोमियल, नाम से स्पष्ट है, समझो ना कि ऐसा कुछ, वो चीज़, वो x का वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो करने की मात्रा रखता हो, जीरो करने की क्षमता रखता हो, यानी जिसका वैल्यू से, यानी जिस x के वैल्यू से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता हो, दैट्स कॉल्ड जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। आप ऐसे समझिए, मान लो कल को यहाँ पे 0 लिखा, x का वैल्यू 0 रखा, तो ये 0 - 5, बोलो ये 0 आया क्या, ये 0 आया क्या, नहीं आया सर।
इसका मतलब है कि ये जीरो नहीं है पॉलिनोमियल का। ठीक है, अच्छा सर 1 रखा तो 1 माइनस 5 तो -4, ओ तो 4 रखा तो 4 माइनस 5 -1। अच्छा तो 5 रख के देखिए ना सर, तो 5 में से 5 घट गया तो क्या आ गया 0। 5 में से 5 घट गया तो 0। ओह, इसी की बात हो रही थी ना, इसी की बात हो रही थी कि कौन सा x है, कौन है वो x जिसके कारण पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। तो सर x का वैल्यू तो 5 है, तो ये x बराबर 5 इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। बात समझ में आई, x बराबर 5 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक आप इतना समझ चुके होंगे अब 0 किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए तो 0 समझ गए हैं, तो सर इतना हर वक्त इतना माने गेम खेलना पड़ेगा, ये निकालने के लिए 4-5 को दिखाना पड़ेगा। अरे नहीं जी, आपको तो भगवान जी तो बुद्धि दे दिए हैं ना इतना कि देख के नहीं समझ में आएगा का कि किससे 0 होगा। नहीं सर, उतना अगर नहीं दिए हैं तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए ऐसे, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। ये कुछ सवाल है। पहला 3x + 5, ठीक है, दूसरा x - 3, तीसरा a + b, ठीक है, और चौथा मान लीजिए 5x। ठीक है, चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स। देखिए ये जो है px कितना है 3x + 5 है, मुझे 0 करना है, 0 चाहिए, वो चीज़ चाहिए जो px को 0 करता हो, वो x का वैल्यू चाहिए जो px को 0 बनाने में सक्षम है ना। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ लिखेंगे कि फॉर 0 के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी ना बालक, 0 के लिए px को 0 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 0 कर दिए, अब इसको रखो तो ये हो गया 3x + 5। तो इसका मतलब बालक लोग कि 3x बराबर -5 हुआ, तो x बराबर -5/3 हुआ, है ना। ओ यानी कि x बराबर -5/3 रखेंगे तब हमें px 0 मिल जाएगा ना। हाँ, तो 0 मिल जाएगा तो ठीक है, इसी को 0 न कहेंगे जो 0 करता है। तो 0 निकालने का यही टेक्निक होता है, समझ गए, यही टेक्निक होता है 0 निकालने का। अगले सवाल में आइए, तो अगले में भी जब अगर 0 करिएगा तो x बराबर का मिला बाबू लोग 3। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा अभी देखिए तो तब जब इसको 0 करिएगा तो x + b बराबर 0, तो x बराबर -b। अब बच्चा लोग a और b देख के घबरा जाएगा, काहे घबराना, है ना। जैसे 5 3 होता है वैसे ये भी होता है, तो ये x बराबर -b/a हुआ। और चौथा का बात करते हैं तो ये px बराबर 0, 5x बराबर 0, तो x बराबर हो गया मेरे स्टूडेंट्स 0। ठीक है, क्योंकि x 0 रखेंगे तभी ना 0 आएगा, समझ गए। तो ये निकलता है ना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, चलिए तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और फैक्टर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, आइए अब उसको देखते हैं। ठीक है ना, वो लोग अब बात करेंगे कि रिमाइंडर है ना ये क्या है सर, है ना। नाम से स्पष्ट है रिमाइंडर लगा हुआ है ना, यानी जरूर ये रिमाइंडर से परिचित है, इसमें रिमाइंडर निकालना पड़ता होगा। अच्छा एक बात पूछनी थी, क्योंकि 8 क्लास में तो आप लोग को डिवीज़न बताया गया होगा, क्लास में था, किसी किसी बुक में नहीं भी था, लॉन्ग डिवीज़न पॉलिनोमियल का, है ना।
हालांकि यही कन्फ्यूजन है कि लॉन्ग डिवीजन है तो वो आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। चलिए रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम के बाद लॉन्ग डिवीजन में आप लोग को करा दूंगा, ठीक है। तो ये पहले समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब हुआ कि इस थ्योरम को हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है ना। आप ऐसे पहले इसका डेफिनेशन ले लीजिए, है ना, कि मान लीजिए कि व्हेन अ पॉलिनोमियल और इसका नाम ले लिया px, व्हेन अ पॉलिनोमियल px, है ना, इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन ये पॉलिनोमियल एक इस पॉलिनोमियल से डिवाइड जब किया जाएगा देन, है ना, देन द रिमाइंडर विल बी, है ना, PA। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम, है ना। ये वर्ड में अगर लिख दूं तो अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या है ना, लेकिन मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आई मीन कि जो प्रत्यक्ष है, जो स्पष्ट है, सामने है ना, उसको प्रमाण की जरूरत ना पड़ेगी। फिर भी आइए देखते हैं। ये कहना चाहता है कि जब एक पॉलिनोमियल px को हम लोग किसी एक दूसरे पॉलिनोमियल ऐसे x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होता है वो pa कहलाता है। अभी अभी मैंने ऐसा करके सिखाया है, जैसे px था तो p0 निकालिए, p1 निकालिए तो वहाँ पे a हो गया। समझिए कि अगर हम एक px को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, P3 होगा। P3 मतलब P3 का जो वैल्यू होगा, जो मान निकल के आएगा वो होगा रिमाइंडर। अगर मैं यहाँ 5 रख दूँ सर तो 5 रख लो, तो रख लेगा तो 5 यहाँ पे P5 हो जाएगा इसका रिमाइंडर हो। अगर मैं +5 रख दूँ तो यहाँ -5 रिमाइंडर हो जाएगा। तो काहे हो रहा है सर ऐसे? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हम रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं ना तो पहले इसको 0 कर लेते हैं और 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं और उसी वैल्यू को पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में, जो आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा और वो कहेंगे कि वही रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके रिमाइंडर निकला, है ना। अब इस बात को कंप्लीट समझने के लिए आइए एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, है ना। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे कैसे इसको समझेंगे, ठीक है ना। मेरा मानना है मैथ्स को जितना प्रैक्टिकली समझिए, थ्योरी में दिक्कत तो लगेगी, क्वेश्चन से समझिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिक्कत हुआ तो अपने आप से समझिए कि मेहनत करना जरूरी है, दिक्कत नहीं बुझाना चाहिए। देखिए मान लो आपसे कहा गया फाइंड द, है ना, रिमाइंडर व्हेन, है ना, सॉरी व्हेन नहीं लिख दीजिए, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग ठीक है ना, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे है पहला, है ना, 3x² या यहाँ पे क्यूब ले लीजिए, 3x³ + 5x² + 2x + 3 इज व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 2, है ना। एक क्वेश्चन लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनेगा, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम पहले मानते हैं px, ये हमारा px हो गया, ये 3x³ + 5x² + 2x + 3, ठीक है ना, ये क्या हो गया, px हो गया। और यहाँ पर gx, तो gx कितना है, x माइनस 2 है। अब यहाँ पे लिखोगे कि बाई रिमाइंडर थ्योरम, ठीक
ठीक है ना, बाय रिमाइंडर थ्योरम। इसका इस्तेमाल करते हैं तो पहले इसको 0 करो जिससे डिवाइड करना है, यानी x - 2 बराबर 0। तो बताइए x बराबर कितना आया, 2 आया। अब हमें जो भी P2 मिलेगा ना वही रिमाइंडर होगा, तो यहाँ पे P2 यानी Px पहले देख लीजिए, तो 3x³ प्लस 5x² प्लस 2x + 3 है ना। अब इसमें 2 लिख दीजिए, तो ये 3 है ना, ये कितना हुआ, तो ये 3 और ये 2 का क्यूब, ये 5, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 और ये फिर 2, ये 3। ठीक है, देखिए बाबू लोग 8 और ये 8 3 24, 4 और 5 20 और ये 4 + 3। ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 24 20 44, 4 48 और 3 51, यानी रिमाइंडर जो आया वो कितना आया, वो आया 51 आया ना। तो यही देखिए रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार हमारा P2 रिमाइंडर हुआ और इसका वैल्यू ओरिजिनल रिमाइंडर हुआ, यानी कि हम लॉन्ग डिवीजन थोड़ी किए हैं, बड़ा सा ऐसे डिवाइड नहीं किए, और मैं करके इसको वेरीफाई कर दूंगा अभी कि उतना ही के ये बराबर है। ये यानी कि मेथड जो है, थ्योरम जो है, ये 100% क्या है, करेक्ट है, प्रूफ के साथ है। ठीक है, हालांकि एक और भी इसका प्रूफ होता है थियोरिटिकल, है ना, जो कि आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन उतना आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इसलिए इसको इस तरीके से मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम देखते हैं ओरिजिनली डिवाइड करा करके। रिमाइंडर हमारा 51 आना चाहिए, है ना। आइए देखा जाए कि रिमाइंडर 51 कैसे आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो, क्योंकि अब तो मैं इरेज कर दिया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे ऐसे तो भरोसा है कि मैं सही लिखाऊंगा। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ x - 2। मेरे प्यारे बच्चों, जिनको अगर डिवीज़न में दिक्कत होगा वो हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं और भी स्पेशल बता दूंगा अगले टॉपिक में। ठीक है, मुझे पता है कि आपको ये पढ़ने को मिल चुका है पहले के क्लासेस में। देखिए, अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो सबसे पहला काम होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, इसको कटाना। तो यहाँ तो देखिए ये x है, ये x³ है, पहले तो 3, तो 3 यहाँ लाने के लिए यहाँ पे 3 तो इंटू देना पड़ेगा ना, और ये पावर 1 है जबकि 3 है, तो यहाँ पे हमें x² देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बाय द वे, अगर किसी को नहीं आती है समझ में, तो ये ऊपर रखो, ये नीचे रखो, है ना। ये साइड में दिखा दे रहा हूँ, ये कहाँ रखो, ये रखो ऊपर, और फिर ये नीचे, ये कट गया, यानी क्या बचेगा, 3x², है ना। तो देखिए ये बन गया, अब 3x³ हो जाएगा, यानी इतना इंटू इतना। फिर ये क्या करता है भाई, इससे वार्तालाप करता है कि आ जाओ मैं मल्टीप्लाई कर लूँ आपसे, तो ये माइनस में ये प्लस में है, तो रिजल्ट हमारा माइनस में होगा और x² में होगा, तो ये बन गया 6x²। ठीक है ना, ये देखिए माइनस, और ये क्या होगा बाबू लोग, ये प्लस, ये क्या होगा, ख़त्म। 6 और 5 जुटेगा तो क्या होगा, 11x² प्लस 2x + 3। ठीक है, अच्छा, तो ये इसको अब कटाएगा, समझ सकते हैं, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, यहाँ क्या देंगे, प्लस 11x हो गया, तो ये 11x² बाबू लोग, x से इसको कटाना है तो 11x ही देना पड़ेगा। अगर दिक्कत है तो मैं यहाँ पे समझा दूँ आपको, 11x²/x, ये कट जाएगा, 11x² आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस है ना, और ये कितना हो जाएगा, 22x। ये देखिए माइनस और ये प्लस, ये ख़त्म, 22 और 2 24, तो 24x + 3, है ना। अब देखो बाबू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24, तो यहाँ पे 24 हो गया, 24x, ये माइनस क्या हो जाएगा, -48 हो जाएगा, है ना। स्वाद आ रहा है आंसर का, 48 3 क्या हो जाएगा, 51। अगर कट रहा होगा तो आप इधर देख लें, इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 51 आ जाएगा। तो ये होता है स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम। अब सोचिए कि इतना लंबा डिवीजन करोगे
तब रिमाइंडर पता चलेगा, है ना। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करोगे तो रिमाइंडर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो रिमाइंडर आपको पता चल गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? आप डिफरेंस स्टेप में तो देख ही सकते हैं ना, स्टेप में आप देख सकते हैं डिफरेंस कि क्या मतलब कि है। जैसे उसमें बहुत आसान है ना, इतना ये इससे घटाओ जोड़ो उतना करना नहीं है, लेकिन दोनों में रिजल्ट अलग अलग। किस बात का? रिमाइंडर थ्योरम के इस्तेमाल करने पे हमें ये कतई नहीं पता चलता है कि क्वोशेंट क्या आया, क्वोशेंट क्या आया है। यानी x-2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर थ्योरम से सिर्फ 51 पता चलता है, यानी रिमाइंडर पता चलता है। ये क्वोशेंट की जानकारी नहीं मिल पाती है उसमें, जबकि लॉन्ग डिवीजन का यही एक फ़ायदा है कि लॉन्ग डिवीजन में आपको क्वोशेंट का भी पता चलता है और साथ साथ रिमाइंडर का भी पता चलता है। समझ गए? तो यही था स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम। इस पर एक्सरसाइज आप जरूर से ज़रूर बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन बनेगा, है ना। इक्का दुक्का क्वेश्चन जो दिक्कत होगा आप हमसे कभी भी हमारे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं। हमारे बाकी और के वीडियो में जाइए, नंबर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो फैक्टर थ्योरम एक डिस्कस कर लेते हैं, है ना, तब ये वाला लेक्चर आज ख़त्म हो जाएगा। ओके ना। चलिए स्टूडेंट्स, फैक्टर थ्योरम बहुत आसान, ये हमको अलग से कुछ बताना ही नहीं है ना। जो रिमाइंडर है वही फैक्टर थ्योरम। मैं आपसे पूछूं कि 6/12 का क्या है? क्या एक फैक्टर है 6/12 का? यस सर, 6/12 का फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि 6/12 को कटा देता है। आई मीन कि जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, इसीलिए वो फैक्टर है। तो सेम टू सेम सेम है बच्चों, बस यही पूछता है कि क्या वो फैक्टर है, वेरीफाई करिए। तो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लिखेंगे फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम का मतलब चेक करना फैक्टर है कि नहीं है। अगर रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करने से रिमाइंडर 0 आया तो वो फैक्टर है, और नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। यही होता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, आपको चेक करना है कि इज x-3 है ना फैक्टर ऑफ, है ना, मैंने रैंडम ले लिया, ठीक है ना। ये मान लेते हैं, ये माइनस ले लिया, ठीक है। चेक करिए कि क्या ये x-3 इसका एक फैक्टर है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले px, तो px बराबर 3x² प्लस 2x - 5, और ये gx ले लिए x-3, लिख दो यहाँ पे बाई फैक्टर थ्योरम, है ना। फैक्टर थ्योरम gx बराबर 0 तो x-3 बराबर 0, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आ गया 3। जब ये 3 आया, अब यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो 3 और ये 3 का स्क्वायर, फिर ये 2 × 3, फिर ये -5, ठीक है। तो 9 3 जा 27, और ये 6 - 5 यानी 33 में से 5 गया 28, ठीक है। क्या ये 0 है? नहीं सर, ये 0 तो नहीं है। तो जब 0 नहीं है, यानी फैक्टर थ्योरम से पता चला कि ये इसका यानी x-3 इसका एक फैक्टर नहीं है। अगर 0 आ जाता तो इसका एक फैक्टर होता, और नहीं आया तो इसका एक फैक्टर नहीं हुआ। ऑलमोस्टली फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम एक दूसरे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, लगभग सेम है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है स्टूडेंट्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी लोग के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम बिल्कुल अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश करते हैं कि आपको हर चीज़ का ज्ञान पूरी तरीके से दूं, बेहतर तरीके से दूं, और आपको ये अच्छा भी लगे। बाकी आपकी चॉइस है। ओके, थैंक यू आज हमारा ये वीडियो देखने के लिए।